नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर भाजपा को लगा है बड़ा झटका। भाजपा को इस बार कम सीटों पर करना होगा संतोष। जेडीयू और एलजेपी में टक्कर के बाद एनडीए में बढ़ गई है टेंशन, जिसके बाद सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तबलीगी जमात मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने थमा दिया है नोटिस, मांग लिया है जवाब। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में रेलवे के निजीकरण के विरोध में बक्सर में राजनीतिक दलों ने कर दिया है प्रदर्शन, और जो प्राइवेट हाथों में रेलवे दिया जा रहा है इसको लेकर घिरती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। हर एक खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में हमें ये बताइए कि किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है। रुक करते हैं दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, बीजेपी को इस बार कम सीटों से करना होगा संतोष। जेडीयू एलजेपी में तकरार से एनडीए की बढ़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बदले हुए हालात में बीजेपी को इस बार सीट बंटवारे में कम सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। बिहार के दोनों गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दल की महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव के परिदृश्य बदलने के बाद सीट बंटवारे को लेकर किसी दल को घाटा उठाना पड़ेगा तो किसी को इसका लाभ भी मिल सकता है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी को इस बार पिछले चुनाव की तुलना में कम सीटें मिलनी तय है। पिछले चुनाव में महागठबंधन में जहां जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस साथ थे, वहीं एनडीए में बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी साथ थे। इस बार बदली हुई परिस्थिति में रालोसपा जहां महागठबंधन के साथ हो गई है, वहीं जेडीयू एनडीए के साथ है और हमने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। पिछले चुनाव में बीजेपी 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि इस बार बीजेपी को इतनी सीटें मिलनी मुश्किल है। यही कारण है कि बीजेपी में टिकट के दावेदार पटना से लेकर दिल्ली तक में अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। पार्टी नेता भी इसे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। पार्टी के एक नेता कहते हैं, ये सच है कि इस चुनाव में पिछले चुनाव से सीटें कम मिलेंगी। इस चुनाव में जेडीयू एनडीए के साथ है, इस कारण पिछले चुनाव में जिन्हें टिकट मिला हो इस चुनाव में उन्हें टिकट मिल ही जाए, यह जरूरी नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल भी कहते हैं, 2015 में जो चुनाव लड़ चुके हैं उनको इस बार टिकट मिल ही जाए, इसकी संभावना कम है, खासकर वे सीटें जहां जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण के बदलाव को देखते हुए कुछ सीटिंग विधायकों के भी पत्ते कट सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कई सीटें छोड़नी पड़ी थी। इधर सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के एनडीए में आने के बाद इन्हें भी हिस्सा देना होगा। वैसे एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान की जेडीयू से नाराजगी को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तबलीगी जमात मामला, मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बिहार सरकार से तबलीगी जमात के सदस्यों पर चल रहे सभी मामलों की पूरी जानकारी मांगी है, ताकि सारे मामले दिल्ली में एक साथ चल सके। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, संजीव खन्ना की एक पीठ ने बिहार सरकार के वकील से इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही मामले की सुनवाई को 30 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए पीठ से आग्रह किया कि कुछ विदेशियों के खिलाफ पटना में मुकदमा चल रहा है, लिहाजा मानवीय आधार पर इन मामलों को भी दिल्ली भेज दिया जाए। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में मामलों की सुनवाई 4-5 अलग अलग मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। 6 अगस्त को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मंडली में विदेशी नागरिकों की कथित भागीदारी के लिए उनके खिलाफ जारी किए गए लुक आउट नोटिस को वापस ले लिया है। मुकदमों की स्थिति पर मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 34 में से 10 याचिकाकर्ताओं ने समझौता करने की बजाय आपराधिक मुकदमे लड़ने का विकल्प चुना है। उन्होंने सुझाव दिया था कि दिल्ली की विभिन्न अदालतों में चल रहे ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के लिए पहले एक कोर्ट में लाया जाना चाहिए। बता दें कि प्रेस सूचना ब्यूरो ने 2 अप्रैल को भारत में मौजूद 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के केंद्र के निर्णय के बारे में बताया था। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि यह फैसला मनमाना था, अदालत से इसे असंवैधानिक करार देने के लिए आग्रह किया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार रेलवे के निजीकरण के विरोध में बक्सर में राजनीतिक दलों ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, रेलवे के निजीकरण के विरोध में बिहार के बक्सर में सड़कों पर उतरे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बक्सर रेल परिसर में धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कोरोना का भय दिखाकर हमें गुमराह किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को निजी हाथों में बेच रही है। रेलवे के निजीकरण की लगातार आ रही खबरों के बाद बक्सर में राजनीतिक पार्टियों ने बक्सर स्टेशन के रेलवे परिसर में धरना दिया और प्रदर्शन किया। बिहार में जहां लॉकडाउन की प्रक्रिया 9 सितंबर तक बदस्तूर जारी है, ऐसे में लॉकडाउन कानून की परवाह न करते हुए सभी विपक्षी दलों ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में धरना दिया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि सरकार लॉकडाउन को लेकर मनगढ़ंत बातें फैला रही है, जबकि दूसरी तरफ अपने मंसूबे पूरे कर रही है। इसी कड़ी में निजीकरण का मामला है, इस बात को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में एक तरफ जहां बिहार सरकार की लॉकडाउन की प्रक्रिया अनवरत जारी है, वहीं ऐसे में इन पार्टियों का इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदियों का उल्लंघन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का वार, महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट काल के बीच जिस वक्त लोगों के सामने रोजगार की दिक्कतें हैं, ऐसे समय में पेट्रोल के दाम लगातार छठे दिन बढ़े हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब इस मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल की ओर से लगातार दाम बढ़ोतरी के मसले पर सरकार को घेरा जा रहा है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। आपको बता दें कि मंगलवार को भी पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा होकर 81.73 रुपए पर पहुंच गया है। अगर पिछले एक हफ्ते के रिकॉर्ड को देखें तो हर रोज पेट्रोल के दाम में कुछ न कुछ बढ़ोतरी की गई है। वहीं पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में पेट्रोल करीब 1.30 रुपए महंगा हो गया। हालांकि लंबे वक्त से डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 81.73 रुपए, 83.24 रुपए, 88.39 रुपए और 84.73 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जबकि इन्हीं शहरों में डीजल की कीमत क्रमशः 73.56 रुपए, 77.6 रुपए, 80.11 रुपए और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगातार कोरोना संकट और रोजगार के मसले पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से बीते दिनों रोजगार से मसले पर ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया गया। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि एक नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। गौरतलब है कि राहुल गांधी की ओर पहले कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी दी गई थी। बीते दिनों उन्होंने रोजगार के मसले पर सरकार को चेताया था। राहुल ने आरोप लगाया कि उनकी बात पर गौर न करके सरकार गलती कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की तैयारी में सरकार। 2019-20 में नहीं हुई छपाई, सर्कुलेशन भी घटा। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई नहीं हुई है और बीते सालों में इन नोटों के सर्कुलेशन में तेजी से कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मार्च 2019 में 2000 रुपए के 33,632 लाख नोट प्रचलन में थे, जबकि मार्च 2019 में यह आंकड़ा घटकर 32,910 रह गया। इसके बाद मार्च 2020 तक इसमें और तेजी से गिरावट देखने को मिली और सिर्फ 27,398 लाख नोट ही सर्कुलेशन में थे। इससे इस बात की आशंका एक बार फिर से जताई जाने लगी है कि आने वाले दिनों में सरकार 2000 रुपए के नोट को बंद कर सकती है। इससे पहले SBI समेत कई बैंकों की ओर से ATM से 2000 रुपए के नोटों को हटाने के आदेश दिए गए थे। तब भी नोटों के भविष्य को लेकर आशंकाएं जताई गई थी। मार्च 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्कुलेट हो रही कुल करेंसी में 2000 रुपए के नोटों की 2.4% हिस्सेदारी है। इससे पहले 2019 में यह आंकड़ा 3% का था और मार्च 2018 में 3.3% था। साफ है कि देश में 2000 रुपए के नोटों का प्रचलन साल दर साल कम होता जा रहा है। मूल्य के आधार पर बात करें तो देश में चल रही कुल करेंसी में मार्च 2020 में 2000 रुपए के नोटों की 22.6% हिस्सेदारी थी। इससे पहले 2019 में यह आंकड़ा 31.2% था और 2018 में 37.3%
3% था। एक तरफ 2000 रुपए के नोटों के प्रचलन में तेजी से कमी आई है तो दूसरी तरफ 500 और 200 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ा है। 2018 के बाद से ही 2000 रुपए के नोटों की संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि 500 और 200 रुपए के छोटे नोटों का सर्कुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई नहीं हुई है। इसके अलावा कोई नई सप्लाई भी नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में बीते साल के मुकाबले 13.1% कम नोटों की छपाई हुई है। यही नहीं, कोरोना संकट के चलते बीते साल के मुकाबले नोटों की सप्लाई में भी 23.3% की कमी देखने को मिली है। हालांकि इस बीच 500 रुपए के नोटों की छपाई और सप्लाई दोनों में ही इजाफा हुआ है। 2019-20 में 1463 करोड़ 500 रुपए के नोटों की छपाई हुई है, जबकि 1200 करोड़ नोटों की छपाई हुई है। इससे पहले 1200 करोड़ नोटों की छपाई हुई है। इससे पहले 2018-19 में 1169 करोड़ 500 के नोट छापे गए थे और 1147 करोड़ की सप्लाई हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश पीपीई किट खरीद में घोटाले की आशंका, उठी जांच की मांग, कई सरकारी अफसर जद में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना काल में एक बड़े घोटाले की सुगबुगाहट है। कोरोना काल में पीपीई किट की खरीद को लेकर एक मामला रीवा जिले में ईओडब्ल्यू ने रजिस्टर किया है। मामले में कई सरकारी अधिकारी जाँच की जद में है। फिलहाल हाई प्रोफाइल मामले में सरकारी अधिकारी ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन इस घोटाले के सामने आने के बाद प्रदेश स्तर पर जाँच की मांग उठ रही है। रीवा में पीपीई किट का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीपीई किट के दाम बढ़ाकर पेमेंट किया गया और सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया गया। अफसरों का कहना है कि एक शिकायत मिली थी जिसमें ये सामने आया था कि कोरोना राहत के लिए आए बजट में घपला किया गया है। जांच की गई तो ये सामने आया कि बिना सामान की सप्लाई के फर्जी बिल तैयार कर पेमेंट किया गया। 550 की पीपीई किट 900 रुपए में खरीदी। 3 फर्मों को किए गए भुगतान सीधे फर्जी पाए गए। रीवा में स्वास्थ्य विभाग के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। अफसरों का कहना है कि पीपीई किट की खरीद में भी जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। वंदना ट्रेडर्स नाम की एक फर्म से 900 रुपए प्रति पीपीई किट के हिसाब से खरीद की गई, जबकि बाजार में पीपीई किट की कीमत 550 रुपए थी। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर सारे दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। अफसरों का कहना है कि एनआरएचएम का बीते 2 सालों का फंड भी खरीदी में लगा दिया गया और इसमें भी भारी अनियमितता की गई। दस्तावेजों की जांच चल रही है। मामले में जानकारों का कहना है कि खराब पीपीई किट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इंदौर और दूसरे जिलों में खराब पीपीई किट की कई शिकायतें की गई हैं। आशंका है कि प्रदेश में कई जगह अफसरों ने आपदा में अफसर खोजा और आपदा राशि के खर्च के नाम पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। विसिल ब्लोअर आनंद राय का कहना है कि पीपीई किट और N95 मास्क हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसी को पहनकर स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच रहकर काम करते हैं। व्यापक घोटाले में विसिल ब्लोअर रहे डॉक्टर आनंद राय बताते हैं कि कोरोना की आड़ में बहुत घोटाला हुआ है। इसकी प्रदेश स्तर पर जांच की जानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीईआरटी बुक घोटाले को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एनसीईआरटी अवैध बुक छपाई और बिक्री में बीजेपी नेता संजीव गुप्ता का नाम आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए बीजेपी नेताओं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। दबाव में काम कर रही है पुलिस। कांग्रेस नेताओं ने दलील की है कि जिले में एनसीईआरटी घोटाले में पुलिस मुख्य आरोपी बीजेपी नेता संजीव गुप्ता और सचिन गुप्ता को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भूख बीमारी से 5 साल की बच्ची, मानव अधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आगरा में 5 साल की एक बच्ची की कथित तौर पर भूख और बीमारी से हुई मौत मामले में मीडिया में छपी खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे नोटिस में 4 हफ्ते में प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार के पुनर्वास और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। एनएचआरसी ने कहा कि मुख्य सचिव से उम्मीद की जाती है कि वह सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की क्रूर और लापरवाही की घटना दोबारा नहीं हो। बता दें कि मीडिया में खबर आई थी
कि परिवार के कमाने वाले सदस्य के टीबी के शिकार होने की वजह से बच्ची को भोजन और इलाज नहीं मिल पाया और 3 दिन तक बुखार से ग्रस्त होने के बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि NHRC की जानकारी में आया है कि कई केंद्रीय और राज्य सरकारों की योजनाएं चलाए जाने के बावजूद एक 5 साल की बच्ची की भूख और बीमारी से मौत हो गई है। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते सरकार ने गरीबों मजदूरों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार ने कई बयान दिए हैं कि वो गरीबों और जरूरतमंदों को खाना, शरण और काम देने को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके लिए मजदूरों और कामगारों के कानूनों पर काम कर रहे हैं। लेकिन यह दिल दहलाने वाली घटना अलग ही कहानी कह रही है। आयोग ने इसे स्थानीय प्रशासन की ओर से मानवाधिकारों को लेकर गंभीर उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह स्थानीय सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करें ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग इसका फायदा उठा पाएं और जाहिर है कि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वेदर अलर्ट, उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिन जमकर होगी बारिश। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान झमाझम बरसात होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ओडिशा में 26 और छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को मूसलाधार बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बुधवार को भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। IMD ने कहा कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अगले 4-5 दिनों में पश्चिम पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव के चलते ओडिशा, बंगाल के गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 28 अगस्त तक कहीं भारी तो कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में भी 26 से 28 अगस्त के बीच भारी बरसात होगी। इसके अलावा ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में 25, 26 और छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को कई स्थानों पर बहुत अधिक तेज बारिश हो सकती है। IMD के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र की प्रमुख सती देवी ने कहा कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में व्यापक रूप से तेज बारिश होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ दूर दराज के इलाकों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही बुधवार को उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बंगाल, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की आय दोगुना करने में जुटी राजस्थान सरकार कर रही है खास काम। जी हां दोस्तों, किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य के साथ राजस्थान सरकार ऑनलाइन मंडियों की संख्या बढ़ा रही है और इस साल 119 और मंडियों के इनाम पोर्टल से जोड़ा गया है। राज्य सरकार के मुताबिक इस साल 5 अप्रैल से 30 जून के बीच नई 119 मंडियों को इनाम पोर्टल से जोड़ा गया है। इस दौरान 2205 किसानों ने पंजीकरण किया है और साथ में 2989 व्यापारी पंजीबद्ध हुए हैं। वहीं कुल 2885.3 टन का व्यापार हुआ है। चालू वित्त वर्ष में हुआ इतना कारोबार। सरकार के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पहले से मौजूद 25 ऑनलाइन मंडियों में 97 किसानों और 50 व्यापारी और कमीशन एजेंट के नए पंजीकरण हुए हैं। साथ में 1,79,420 मीट्रिक टन से अधिक कृषि उपज का कारोबार किया गया। राजस्थान के कृषि और बागवानी विभाग के प्रमुख सचिव कुंजी लाल मीणा ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच के अनुसार राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत किसान कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं तथा किसानों के बीच प्रौद्योगिकी साक्षरता में वृद्धि पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान से रचा इतिहास। बयान के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के बीच राज्य सरकार ऑनलाइन मंच के जरिए किसानों की उनकी उपज का अच्छा लाभ दिलाने के लिए काम कर रही है, जबकि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां 144 मंडियों को इनाम से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 और राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक 2020 को मंजूरी दी है, जिसे किसानों के हित से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सदन में 13 बिलों को मंजूरी दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने दिया महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। आरजेडी के लिए तय की 150 सीटें। जी हां दोस्तों, भाजपा, जेडीयू और लोजपा के रास्ते पर आते ही महागठबंधन के घटक दलों में भी हरकत तेज हो गई है। सीटों के बंटवारे पर बात आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिनों से दिल्ली में जमे हैं। उन्हें कांग्रेस के आंतरिक महाभारत के खत्म होने का इंतजार है, जिसके बाद वह अहमद पटेल से बात मुलाकात करके सीट बंटवारे की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद
प्रसाद यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे का अपना फॉर्मूला दिया है। इसके तहत उन्होंने राजद के लिए न्यूनतम 150 सीटें तय कर रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य बंटवारा राजद और कांग्रेस के बीच ही होना है। जब शीर्ष स्तर पर दोनों दल सीटों की परस्पर दावेदारी पर एकमत हो जाएंगे और दोनों के हिस्से की संख्या तय हो जाएगी तो बाद में दोनों दलों के करीबी सहयोगियों को भी उनकी हैसियत के हिसाब से सीटें दे दी जाएंगी। लालू के फॉर्मूले के मुताबिक राजद के हिस्से से माले और विकासशील इंसान पार्टी को सीटें मिलनी है, जबकि कांग्रेस के हिस्से से उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और भाकपा माकपा को सीटें दी जानी हैं। सीट बंटवारे को कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यीय समिति। कांग्रेस ने भी सीट बंटवारे की गुत्थियों को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बना रखी है, जिसमें वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल और शक्ति सिंह गोहिल शामिल हैं। गोहिल बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी हैं और लोकसभा चुनाव के पहले से ही बिहार के राजनीतिक हालात को समझते हैं। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की ओर से राजद से उक्त तीनों नेता ही बात करेंगे, बाकी कोई अन्य अधिकृत नहीं है। पिछले सप्ताह गोहिल इसी मसले पर बात करने आए थे। 3 दिनों तक पटना में रहना था, तेजस्वी से मिलकर सीटों का मसला सुलझाना था, लेकिन उन्हें अचानक लौट जाना पड़ा था। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने राजद के लिए 150 से 160 सीटें तय कर रखी हैं। राजद ने एक एजेंसी से सर्वे कराने के बाद अपने दावे वाली सीटों को भी चिन्हित कर रखा है। तेजस्वी को कांग्रेस के साथ उसी सूची पर बात करनी है जिस पर लालू ने अपनी मुहर लगा रखी है। लालू की सूची के हिसाब से कांग्रेस के खाते में 83 से 93 सीटें आ सकती हैं। इन्हीं सीटों में से कांग्रेस को अपने साथ खड़े रालोसपा और भाकपा माकपा को संतुष्ट करना होगा। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। गोहिल चाहते हैं कि भाकपा माकपा को सीटें भी राजद अपनी ओर से ही दे। ऐसा हुआ तो राजद को 15 से 20 सीटें कुर्बान करनी होंगी। दूसरी बड़ी दिक्कत विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को लेकर आ रही है। सूचना है कि सत्ता मिलने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रखी है, जिसके लिए राजद तैयार नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।